अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलिश उस्मान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 14 का रिव्यू होगा और आने वाली किस्त के वाक़यात पर भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कहीं से भी एक स्लो एपिसोड नहीं थी बल्कि वाक़यात से भरी हुई थी। मिसाल के तौर पर इसी एपिसोड में फ्लेवियस अपने बाप की हकीकत तक पहुँचता है और उस पर यह राज खुलता है कि वो मुसलमान था। इसके अलावा दुरसुन का पर्दा भी फाश हो जाता है और वो गिरफ्तार होकर फिर जख्मी भी हो जाता है। करासी इमारत का दमिर खान अपने हसद की वजह से बुरसा में एक फितने को उठाता है और फिर आखिरकार उसके जिम्मेदार को सजाए मौत दी जाती है। इसके अलावा गैमलिक कले की फतह भी दिखाई जाती है। हाँ, ये थोड़ी जल्दी में निपटा दी गई, लेकिन फिर भी ये मंजर अच्छा था। लेकिन अगर इस फतह को थोड़े नए अंदाज में फिल्माया जाता तो ज्यादा बेहतरीन था। इसके अलावा ओरहान पे से सुलहनामा होने के बाद भी एस्पोर्चर फ्लेवियस के ओरहान के खिलाफ हिकमत अमली दिखाई गई। इसके अलावा ओरहान पे का ट्रेनिंग कैंप भी तबाह होता दिखाया गया। तो मतलब ये कि वाकयात तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन प्लॉट की मजबूती में कुछ कमी महसूस हुई। शायद इसकी वजह राइटर्स की टीम में एक नए राइटर का इजाफा है जिनका नाम मोहम्मद आरी है। वैसे तो ये नए नहीं है, इससे पहले भी कुरुलिश उस्मान की राइटर्स टीम में शामिल रहे हैं, लेकिन इस राइटर्स टीम में ये हाल ही में शामिल हुए हैं। तो इसकी वजह से वाकयात में आपस का कनेक्शन जरा कम था, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि किस वाकयात से भरपूर थी। इसी एपिसोड में हमने ओरहान की हिकमत अमली और जहानत से भरपूर प्लानिंग देखी कि उसने एस्पोर्चा की गद्दाराना साजिश रोकने के लिए न सिर्फ फौज लेके खुद गए बल्कि अपने लिए एक इजाफी टारगेट भी मुकर्रर किया, जो कि गैमलिक कला था। यानी कि एक तरह से ओरहान बे ने एक तीर से दो शिकार किए, और अगर शाहीन शाह की गद्दारी ना होती तो शायद सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता। लेकिन सवाल यह है कि ओरहान बे उस कले से कैसे निकलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में मेरा ख्याल ये है कि शायद ये फ्लेवियस ही हो जो ओरहान को उस कले से निकलने में मदद दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानी इसी किरदार की जिंदगी है। अगर हम इसकी कहानी देखें तो इसमें हर जगह ट्रेजेडी है। इसकी जिंदगी में कोई खुशगवार याद नहीं, यानी कि बचपन में उसके सामने उसका खानदान कत्ल कर दिया गया और सदमा इतना शदीद था कि उसके जहन ने यादाश्त ही मिटा दी। इसे अगवा किया गया, ईसाई बनाया गया, उसकी असल शिनाख्त उससे छीन ली गई और फिर चंद साल बाद जिस शख्स ने उसे पाला उसे भी धोखे से कत्ल कर दिया गया। और कातिल ने ही बाप का किरदार अदा किया, उसकी सोच को बिगाड़ा और उसकी बाकी बची कुची मासूमियत भी ख़त्म कर दी। फिर उसका भाई भी मार दिया गया और आखिर में उसे मालूम हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ आप लोगों को बताती चलूँ कि राइटर्स ने अगर इस कैरेक्टर को पहले अकचोरा नाम दिया था तो मेरे ख्याल में शायद इसी नाम पर इस किरदार का पूरा मुस्तकबिल खड़ा हुआ हो। ये हो सकता है कि उसका असल नाम भी अकचोरा ही हो और लाशोरी तौर पर उसने अपना नाम फातिमा के सामने इसलिए ये लिया हो क्योंकि वो इतना बड़ा था कि अपने वालिदैन को याद रख सकता था। तो फिर यकीनन उसे अपना असल नाम भी कभी न कभी याद आ जाएगा। और वैसे तो इसके माजी के बारे में जो फ्लैशबैक्स हमने देखे, इससे तो लगता है कि उसका खानदान आम से लोग थे, लेकिन एक इम्कान ये भी हो सकता है कि अकचोरा दरअसल उसके वालिद का नाम हो और फ्लेवियस ने वो नाम इसलिए इस्तेमाल किया हो क्योंकि वो अपने बाप से जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ था। यानी कि यह नाम उसकी अपनी शिनाख्त ना हो बल्कि उसके बाप की याद की अलामत हो। लेकिन अगर मेरी राय ली जाए तो मेरे ख्याल में इसे बिल्कुल नया नाम दिया जाना चाहिए, एक ऐसा नाम जो इसकी पर्सनैलिटी और इसके ओरा के मुताबिक हो, क्योंकि बाज़ औक़ात नई शिनाख्त किरदार को ज़्यादा मजबूत बनाती है। और जैसा कि हमने आने वाली किस्त के ट्रेलर में देखा कि इसे गिरफ्तार करके ओरहान बे के पास लाया गया है, तो बात यह है कि अगर इस प्रोडक्शन कंपनी ने इसे एवरानोस ना बनाया बल्कि जिस तरह से इनका रवैया चला आ रहा है कि बड़े और अहम किरदारों के साथ ये करते हैं कि जानबूझकर उसको मार देते हैं या फिर कहानी से निकाल देते हैं और फिर उसी की जैसे बैक स्टोरी वाला कोई और किरदार लाकर उसका नाम अगर ये एवरानोस रख देंगे तो ये मदाह वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें यह डर है कि कहीं इस अहम किरदार को अचानक ख़त्म ना कर दिया जाए और फिर इसकी जगह राइटर्स नया चेहरा ना ले आए। तो मुख्तसरन ये कि हमारा फोकस इस वक्त 3 चीज़ों के बारे में है कि क्या इसकी असल शिनाख्त अकचोरा है और क्या वो अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौट सकेगा। नंबर 2 ये कि क्या अकचोरा दरअसल उसके बाप का नाम था और फ्लेवियस नई शिनाख्त के साथ आगे बढ़ेगा। और नंबर 3 ये कि क्या ये तारीखी किरदार एवरानोस बनेगा, और अगर नहीं तो कहीं इसे कहानी से बाहर न कर दिया जाए। तो असल बहस सिर्फ नाम की नहीं बल्कि इस बात की भी है कि इसका अंजाम क्या होगा। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ की जिस तरह की पिछले 4-5 किस्तें आई हैं तो इससे हम ये समझ चुके हैं कि राइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहानी को पिछले बोरिंग फेज से निकाल कर एक नए फेज में लाया जाए। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा और हम इस ड्रामे की कहानी पहले से बेहतर अंदाज में देखेंगे।
राइटर्स को महसूस हो गया है कि ओरहान और नीलूफर का ताल्लुक कोई ख्याली दास्तान नहीं, तारीखी तौर पर भी ये एक हकीकी रिश्ता है जिसने रियासत की बुनियादों में मजबूत किरदार अदा किया। इसलिए इनके ताल्लुक को संजीदा और मरकजी हैसियत मिलनी चाहिए। और फिर बिला आखिर इस एपिसोड में वो तब्दीली आ गई जिसका हम कुरुलिश उस्मान के पिछले 2 सीजन्स में भी इंतजार करते रहे थे, यानी कि कबीले से महल में मुंतकली। और आप जरा तसव्वुर करें कि इतना प्रोफेशनल और शानदार सेट सिर्फ चंद हफ्तों में तैयार कर लिया गया। ये वाकई काबिले तारीफ है। एपिसोड के माहौल में शाही रंग नुमाया था और एक बहुत अहम और तारीखी वाकया जो हमें इस एपिसोड में दिखाया गया वो ओरहान बे का तुगरा था। बिल्कुल वैसा ही तुगरा जैसा कि तारीख में मौजूद है। और फिर हर उस्मानी सुल्तान का अपना तुगरा बनाना और शाही दस्तावेजात में बतौर मोहर लगाना इसके बाद एक रवाज बन गया था। और अब लगता है कि बुरसा और मंगोलों के अख्ताम के बाद एक नई शुरुआत हो रही है और कहानी में सुकून नहीं बल्कि कहानी की रफ्तार तेज है। और इस एपिसोड में तो फातिमा का रोना धोना भी कम कर दिया गया और उसकी जगह हलीमा ने ले ली, लेकिन शुक्र है कि उसे ज्यादा रोता धोता नहीं दिखाया गया, बल्कि उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और एक बहुत बहादुरी वाला काम ये किया कि दुर्सुन को भागने से रोकने की कोशिश करते हुए उसे तीर मार दिया। और वैसे तो दर्जनों आल्प्स की मौजूदगी में ये बात अजीब सी लगती है कि यही दोनों लड़कियां दुश्मन पकड़ रही हैं और सफ़े अव्वल में खड़े होकर लड़ रही हैं। लेकिन इतने सालों तक ऐसी तारीखी ड्रामा सीरीज देख देख कर हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि ऐसे वाकयात किस्त का टाइम पूरा करने के लिए डाले जाते हैं। लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एपिसोड में गैर जरूरी मनाजिर ज्यादा ना हो। अब अगर मर्द याज़चीओगलो की बात करें जो ओरहान के किरदार में नजर आ रहा है, तो उसकी सबसे नुमाया खूबी उसकी बेसाख्ता अदाकारी है। अब ऐसा लगता है कि वो मनाजिर में खुद को ढाल लेता है। उसकी अदाकारी में कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसकी अदाकारी मजबूत और क्लियर है। तो नाजरीन इकराम, कहानी में जैसा कि बेहतरी नजर आ रही है, तो मरकजी अदाकार की अदाकारी भी एक मजबूत सहारा बनी हुई है। और अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो आगे वाकई कुछ खास देखने को मिल सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसी एपिसोड के हवाले से मेरे जहन में कुछ सवालात ऐसे हैं जो ये एपिसोड देखते हुए वाकई जहन में उठते हैं। मिसाल के तौर पर हमें यह बताया गया है कि इज़निक में आने जाने वालों पर सख्त निगरानी है, जबकि ओरहान बे की फौज इज़निक के आसपास के इलाके और रास्तों की निगरानी कर रही है। लेकिन जंगल में मौजूद इस चौकी को क्या अपनी नजरों के सामने एस्पोर्चा का जाता लश्कर नजर नहीं आया? कले से इतना बड़ा लश्कर बाहर निकाल कर ले जाना क्या आसान काम है? दूसरी चीज ये कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि एस्पोर्चा को जिद्दी और हठधर्म दिखाया गया है और वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन इसकी ओरहान से शादी के मसले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज में सिर्फ 4 किस्तों पहले प्रिंसेस रोज आई और 4 किस्तों बाद इन दोनों का निकाह हुआ और सुल्तान फातिह जंग पर भी चला गया। लेकिन यहाँ रिश्ते के मामलात तक अभी तक हल नहीं हो पा रहे। और इसी तरह एस्पोर्चा को मुसलमानों का इतना खून बहाता क्यों दिखाया जा रहा है? हम जानते हैं कि ये तारीख के मुताबिक एक पॉलिटिकल मैरिज थी, यानी कि एक सियासी शादी। लेकिन राइटर्स की यही प्लानिंग नजर आ रही है कि वो इस शादी को भी मोहब्बत की शादी में बदलना चाहते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हर शादी को मोहब्बत की शादी में बदला जाए? महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज में सुल्तान की 3 बीवियां दिखाई गई हैं और तीनों से मुख्तलिफ हालात में शादी हुई। तमाम लोगों के हालात एक जैसे नहीं होते, तो राइटर्स को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस एपिसोड की रेटिंग की तरफ, जो कि पिछली एपिसोड से कम होकर 3.47 हो गई है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ तुर्की की रेटिंग्स हैं। ये सीरीज ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है और इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में नशर हो रही है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ यूट्यूब ही देख लें तो इस सीरीज ने यूट्यूब पर अब तक 6 अरब से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। और इस सीरीज की जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं उसने सिर्फ 48 घंटों में 5 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। तो बेशक तुर्की में ये बहुत कम रेटिंग हासिल कर रही है, लेकिन अगर इस सीरीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखा जाए, जो कि नाज़रीन इकराम ये जानने का बुनियादी सोर्स है कि इंटरनेशनल लेवल पर यह सीरीज कितनी मकबूलियत हासिल कर रही है, तो दूसरे तुर्क ड्रामों से ज्यादा कुरुलिश ओरहान यूट्यूब पर मकबूल है। इसकी कोई भी एपिसोड सिर्फ 24 घंटों में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लेती है। भले तुर्की के लोग इस सीरीज को नापसंद कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अरब ममालिक में ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है। यहाँ तक के लोकल ड्रामों के मुकाबले में नौजवान नस्ल इस सीरीज को देखना ज्यादा पसंद करती है। और इन तमाम ममालिक में ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इसकी हर एपिसोड का इंग्लिश, उर्दू या किसी भी और लैंग्वेज में तर्जमा करके इसे अपनी वेबसाइट्स पर रिलीज करते हैं, जहां लोग ऑनलाइन जाकर इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और जैसा कि अब इस सीरीज का सिनेरियो ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और कहानी भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो ऐसे व्यूअर्स भी इस सीरीज की तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि कुरुलिश उस्मान खत्म होने के बाद इस सीरीज को छोड़ चुके थे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था इस एपिसोड पर मेरा मुकम्मल रिव्यू।
आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।